हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अपना लेक्चर 2 में कुछ पोर्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आप सबको पता होगा, अगर जिसने थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 2 देखा हुआ है उसको पता होगा कि उस वाले लेक्चर में हम लोग वर्क डन की बात कर रहे थे, ग्राफ वाले पोर्शन को, आइसोटोपिक या जो भी आप बात कर लो, कि हम लोग इंडिकेटर डायग्राम ढेर सारे देख रहे थे। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बात करेंगे क्योंकि उसमें पूरा कवर अप नहीं हो पाया था, थोड़े से केसेस बच चुके थे और फिर हम आगे बात करते हैं। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपके लिए नोट वाले रहेंगे, तो वो जो भी केस है आप उसके आगे डाल लीजिएगा। हमारा ये केस नंबर आज के लिए 1 है, तो केस नंबर 1 में अब इस बार ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा पतला चलेगा आज, है ना, क्योंकि भाई नया मार्कर है और थोड़ा सा पतला चल रहा है और अभी हम इससे थोड़ा सा यूज टू नहीं हुए हैं। ये अपना इस बार, अब ध्यान से सुनिए, आप लोग गलती क्या करोगे। आपने पीवी ग्राफ, देखो हमने आपको ढेर सारे पीवी ग्राफ पढ़ा दिए, पर इस बार आपको वीपी ग्राफ मिल जाए तब क्या करोगे? सर ग्राफ को उल्टा कर लेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब भी देखो, बेसिक्स तो चेंज नहीं होंगे, ग्राफ भले चेंज हो गया हो। अगर अब मैं इसी में आपको एक कर्व दे दूं, अब वो कर्व कैसा हो, मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये ऐसे, ये ऐसे एक पॉइंट ए ये रहा, ये बी हो गया, और मैं ऐसा आपको कोई कर्व दे दूं, मैं बोलूं बताओ इसमें वर्क डन कितना होगा, तो आप में से देखो पहला जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि बोलेंगे सर ए और बी क्या सेम लाइन पे होते हैं, तो टीचर बोलेगा हाँ। तो अब ए पे मान लो जो वॉल्यूम है वी या V1 है, तो वही वॉल्यूम बी पे है। तो आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है, सर वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे, हाँ कि ना, कि सर वर्क डन 0 हो जाएगा, पर नहीं होगा। वर्क डन सर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका वर्क जो है पाथ फंक्शन है, ना कि स्टेट फंक्शन है। समझे भाई, रास्ता भी डिपेंड करेगा। तुमने काम किया है, गैस को एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, काम किया, तो 0 कैसे हो जाएगा? अब आप बेसिक्स याद करो। बेसिक्स क्या थे? जो आपका वर्क था ये बेसिकली आपको दे रहा था एरिया अंडर पीवी ग्राफ। सर यहाँ पे तो वीपी ग्राफ है। अरे तो रुको ना भाई, जब आप पीवी ग्राफ देख रहे थे तो उस टाइम एरिया किसके अंडर ले रहे थे? पीवी ग्राफ। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके समझाऊं, ये आपका P था, ये आपका V था, ऐसे आपने कोई एक लाइन बना दी। अब आप बोलते थे कि ये जो ग्राफ है इसके अंडर ये वाले ग्राफ का जो एरिया आ रहा है वही क्या है? वर्क है। तो सेम चीज यहां करो ना। तुम क्या करते थे? ध्यान से सुनो, बेसिक सुनो, कि यार P यहां पे है, V यहां पे, तो आप जो ग्राफ का एरिया निकालते थे वो वॉल्यूम वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालते थे। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे भी जो आप ग्राफ का एरिया निकालो वो भी वॉल्यूम वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालो। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये आपका क्या हो गया? V2 हो गया मान लो। अब ध्यान से समझिए, बेसिक से सीखना कैसे है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं B है और यहाँ पे एक पॉइंट C है। आप पहले ग्राफ को A से B तक लेके गए, गैस को A से B तक लेके गए। अब मुझे बताओ इस वाले केस में गैस एक्सपेंड की या कंप्रेस हुई? पहला सवाल मेरा आपसे, गैस एक्सपेंड हुई या कंप्रेस हुई? बोलिए। गैस यहां पे एक्सपेंड हो रही है। सर कैसे? अरे भाई y एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हो और जब ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका ग्राफ क्या होगा? सॉरी, ग्राफ में वैल्यू बढ़ेगी। तो V1 कम है, V2 ज्यादा है, तो आपका गैस क्या हुई? एक्सपेंड हुई। अब इस केस में आपने कितना वर्क डन किया? आप इतना वर्क डन कर रहे हो। इस वाले केस में A से B तक लेके गए, तो A से B वाला जो केस है ये आपका कौन सा? एक्सपेंशन का है, तो ये वाला वर्क डन हो जाएगा। अब जब आप आगे गए B से C, तो B से C जब आप गए तो आपने क्या किया? गैस को कंप्रेस किया। B पे वॉल्यूम V2 था, C पे वॉल्यूम अगेन V1 हो गया, तो B से C आए तो आपका जो गैस हुआ वो कंप्रेस हुआ। गैस का क्या हुआ? कंप्रेशन। अब इसमें अगर एक्सपेंशन में बात करें तो वर्क डन क्या होता था? पॉजिटिव, और इसमें बात करें तो वर्क डन क्या होता था? निगेटिव। अब मुझे बताओ क्या दोनों में वर्क डन सेम होगा? नहीं, क्योंकि अगर आप कंप्रेशन वाले केस में बात करो तो आप ये पूरा एरिया लोगे। आप क्या करोगे? कंप्रेशन वाले में से एक्सपेंशन वाला वर्क डन माइनस करोगे, क्योंकि ये
निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो आपको वर्क आएगा, वर्क डन, पहली बात तो उसका साइन कैसा होगा, वो होगा निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव होगा। और होगा कितना, वर्क डन होगा आपका, जब आप इंपोज करोगे तो भाई ये आपका टोटल, ध्यान सुनो, ये आपका टोटल क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव में से ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। जब घटाओगे तो आपको इतना ही एरिया तो मिलेगा। तो आपको क्या देखना, एरिया इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड अभी भी है यही वाला। अब इसके नीचे मत लेके आना, देखो कि मैंने खुद बोल दिया कि एरिया इंक्लोज्ड है, ठीक है। अब होगा कितना, अब मान लो कि भाई ए पर जो प्रेशर है वो P1 है, सी पर जो प्रेशर है वो P2 है, तो आप वर्क डन कैसे लिखते थे बताइए, यही तो एरिया लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा W इज इक्वल टू, ये क्या है बताइए भाई, ये क्या है, सर्कल, गधा है बहुत मारूंगा। कल ही बताया था कि एलिप्स होता है, सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल केस है, तो आप गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे एलिप्स है कि हाफ एलिप्स है, हाफ एलिप्स है। अब उसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो पाई AB/2। अब ए कितना है, तो ए ये वाली लेंथ है, बी ये वाली हो गई, तो आप ए कितना लिखोगे, हो जाएगा पाई V2 माइनस V1, ये लेंथ हो गया। और ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1/2, P2 माइनस P1/2, पाई AB और पूरे का बाई 2, ये आपका हो जाएगा। और ये टोटल वर्क डन कैसा है, निगेटिव है, आप सामने निगेटिव लगा दीजिएगा। ये टोटल वर्क डन कैसा है, निगेटिव है, ये निगेटिव रहेगा, मतलब इसके सामने आप निगेटिव साइन लगाइएगा, ठीक। कोई डाउट, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो। मैं आपको फिर से रिपीट करूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि सर आपने ऐसे कैसे लिख रख दिया। तो ध्यान से सुनिए, जब भी हम आपको वर्क सिखाएंगे तो आपको देख के रखना है कि वीपी ग्राफ आ गया। तो पीवी ग्राफ आपने इतने ढेर सारे केस किए कि आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, पर बुक में कहीं वीपी ग्राफ आ गया तो क्या करोगे। तो आपको बेसिक से चलना है। आप पीवी ग्राफ में क्या करते थे, एरिया हमेशा जो लेते थे वो वॉल्यूम एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते थे, तो सेम चीज यहाँ पे करो। हमने यहाँ पे जो एरिया लिया वो वॉल्यूम वाली एक्सिस के लाइन के अलॉन्ग लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब गैस को ए से बी लेके गए तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, बी से सी आने पे नेगेटिव होगा, और वर्क डन उस केस में टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन वाला एरिया ज्यादा है और एक्सपेंशन वाला एरिया कम है। अब होगा कितना, तो जब आप दोनों को सुपर इंपोज करोगे तो आपको यही एरिया मिलेगा, आपको यही एरिया रिपोर्ट कर देना है, वो ये है। क्योंकि ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये एलिप्स है, और एलिप्स नहीं तो एलिप्स का आधा है, एलिप्स भी नहीं एलिप्स का आधा है। तो एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। अब ए क्या होता था भाई, ए ये वाली लाइन होती थी, बी ये वाली लाइन होती थी, अब लिखोगे पाई ए इंटू बी और उसका आधा कर देना है। क्लियर, समझ आ गया, बोलिए हाँ कि ना। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाले केस की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक। बिठा दूं, बताइए। चलिए अब हम अगले केस की बात करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट केस, चल रहा है। नेक्स्ट केस में आप पीवी ग्राफ पहले बनाइए, आज का दूसरा केस है, और आप कंटिन्यूएशन में बनाते हुए चलिएगा। थर्मोडायनेमिक की जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कितने केसेस डिस्कस किए थे, ये उसके बाद वाला ही केस है, ठीक। चलिए अगर हम बात करें आज के सेकंड केस की, ये आपका प्रेशर एक्सिस है, हाँ वो सिखाना था वहां पे सिखा दिए। ये आपका प्रेशर एक्सिस है, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है। इस बार आपको कर्व ऐसे दे दिया जा रहा है, इस बार आपको कर्व ऐसे दे दिया जा रहा है, ऐसे। क्लियर, ये वाली जो लाइन है ध्यान से समझना, वही फिगर को हमने उल्टा कर दिया है। ये आपका हो गया P1 और ये आपका हो गया P2। क्या आप कर ले जाएंगे, क्या सेम ही रिजल्ट आएगा। अब आपको सोचना है, तो बेसिक से चलो, बेसिक से अभी नहीं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। यहाँ पे सर वॉल्यूम कितना है, अरे भाई यहाँ पे वॉल्यूम आप मान लो V1 है, और यहाँ वाले पे पॉइंट मान लो वॉल्यूम V2 है। कुछ पॉइंट वगैरह मानना, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। देखो अब आपको मैं कुछ डाउट बताता हूं जो आपके दिमाग में शायद आ रहा हो, और नहीं भी आ रहा हो तो मैं आपके दिमाग में शायद बाद में है तो उसको डिस्कस कर लेता हूं। देखो आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, तो काइनेमेटिक्स में आपको ऐसा ग्राफ पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बोलता है ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है,
आप वॉल्यूम वीटी ग्राफ पढ़ते हो तो उसमें आप पॉसिबल नहीं बोलते हो, ठीक है, कि एक मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में एक टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे कैसे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, या एक टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है। वैसे ही आपके दिमाग में शायद ये डाउट है कि सर क्या एक पॉइंट पे एक वॉल्यूम पे दो प्रेशर हो सकता है। भाई एक ही वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे दो प्रेशर लिखा कि गैस के कि नहीं, कि भाई वॉल्यूम पहले V1 था, प्रेशर P2, वॉल्यूम पहले V1 था, प्रेशर P1 हो गया। क्या एक वॉल्यूम पे गैस दो प्रेशर रख सकती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे गैस को बताने के लिए, गैस की स्टेट को बताने के लिए दो ही वेरिएबल्स नहीं और भी वेरिएबल्स होते हैं। भाई टेम्परेचर अलग हो सकता है, P बराबर nRT कर लो। भाई आप प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर P बराबर होता है nRT/V। अरे भाई आपका जो प्रेशर है V पे ही नहीं, वो T पे भी डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हुए तो। अब भाई टेम्परेचर T/V के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा केस बन रहा हो, ठीक। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये वाला चीज़ पॉसिबल है। डाउट आते हैं, आप ऐसा डाउट मत क्रिएट करिएगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे बेस से। चलो अभी क्या सिखाया कि जब भी आपको पीवी ग्राफ मिले, आपको हमेशा जो एरिया अंडर द कर्व लेना है वो वॉल्यूम वाली एक्सिस के अलोंग लेना है, ठीक। अब यहां पे देखिए ए से बी जब आए तो ये कौन सा वाला है बताइए पहले। ए से बी, देखो दो केस में आपके पास है, ए से बी, बी से सी में तोड़ लो। अब मुझे बताओ ए से बी वाला क्या बता रहा है, ए से बी वाला कर्व क्या बता रहा है। तो ए से बी जब आप गए, आपने गैस को क्या किया, कंप्रेस किया कि एक्सपेंड किया। तो देखो ए पे वॉल्यूम V1 था, बी पे वॉल्यूम V2 था, तो ए से बी जाने पे हमने गैस को क्या किया, एक्सपेंड किया, यानी वर्क डन पॉजिटिव। इस केस में आप कितना वर्क किए, तो भाई ये पूरा एरिया, ठीक। अब जब आप गैस को यहां से लेके यहां तक आए तो आप क्या कर रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो। तो बी से सी में आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन निगेटिव होगा, और निगेटिव वाले केस में भाई आपका एरिया ये आएगा। अब ये जो आपको सुपर इंपोज वाला एरिया ये तो गायब हो जाएगा। भाई ये वाला एरिया जो सुपर इंपोज हो चुका है, ये वाला एरिया आप गायब कर दोगे, हमने गायब कर दिया। अब आपको एरिया कौन सा मिल रहा है, भाई शेडेड वाला ही तो मिल रहा है, बोलिए। तो यहां पे जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन, वो आपका क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड ही होगा, ठीक है, क्लियर। अब एरिया इनक्लोज्ड, भाई ये अगेन वही ग्राफ है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, पाई। अब ये आपका कौन सी लाइन है, ये ए है और ये बी, और आपको पाई AB/2 रिपोर्ट करना है, तो ये हो जाएगा P2 - P1/2, ये तो होगा। अगर आप इसकी बात करो तो ये क्या होगा, देखो ये टोटल ये P2 है, अरे इसे P1, चलो एक काम करते हैं P2 ही मान लेते हैं, इस बार गलती होगी तो क्या करेंगे, P1 - P2/2, तो हो जाएगा P1 - P2/2 इंटू, इसमें क्या करेंगे, तो भाई देखो टोटल V2 है, ये घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा V2 - V1, और ये टोटल का बाई 2, और ये ओवरऑल क्या होगा, वर्क डन, ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव वाला वर्क डन है वो ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है। क्लियर, बोलिए क्लियर है। ये दो केसेस आपको क्लियर हुए। अब इस पे आपको सवाल मिलेंगे पर आगे मिलेंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, जब भी आपको वीपी ग्राफ मिले तो आप अपने दिमाग को अपने सतर्क कर लो कि भाई वीपी ग्राफ है, हम गलती नहीं करेंगे। पीवी ग्राफ आप सीख जाते हो, कहीं वीपी ग्राफ आ गया, सेम कंसेप्ट नहीं यूज करना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए, तो आपको क्या सीख मिली वीपी ग्राफ से, आपने अभी तक ये सीखा कि अगर आपको वीपी ग्राफ मिल जाए आप अपने कान खड़े कर लो, अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर लो, ठीक है, सावधान कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपको ये ग्राफ दूँ, ठीक है, अब मैं अगर आपको ये ग्राफ दूँ, बोलूँ बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया तो होगा ही नहीं। आप बोलोगे सर एरिया नहीं है तो वीपी ग्राफ है तो इसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। पर अभी मेरे पढ़ाने के बाद भी काफ़ी लोग ये चीज़ करोगे, मेरे पढ़ाने के बाद भी काफ़ी लोग गलती करोगे कि इस वाले का वर्क डन 0, क्योंकि हमने आपको सिखाया है। भाई जब मैंने ये वाला केस लिया था तब पीवी ग्राफ लिया था, इस बार वीपी ग्राफ लिया है, और आपको हमेशा बताए थे इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सर क्या करें, एरिया निकालिए। तो जब एरिया निकालोगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग एरिया देखोगे, यहाँ पे आपका एरिया ये है। क्या क्लियर हुआ बात आपको? ये आपका एरिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं, ये आपका वॉल्यूम हो गया V2, ये आपका वॉल्यूम हो गया V1, और इस वाली पूरी लाइन के अलॉन्ग प्रेशर है P। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन आएगा वो होगा P इंटू V2 माइनस V1। सिंस ये एक्सपेंशन का केस है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मत पूछना कैसे एक्सपेंशन है भाई, देखो V1 से V2 जा रहे हो ना, बढ़ रहा है वैल्यू, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये आपका तीसरा केस हो गया। मैंने क्या बोला भाई, अगर आपको कहीं पे ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप अपने कान को खड़े कर लो। आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का समरी भी हमने आपको दिया हुआ था कि साइक्लिक प्रोसेस, चलो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। ये आपका पीवी ग्राफ है, क्योंकि अब वीपी ग्राफ का साइक्लिक प्रोसेस मुझे आपको सिखाना है। तो मान लेते हैं कि आपको ऐसे कोई प्रोसेस सिखाया गया, ये साइक्लिक है क्योंकि जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। इसमें अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था वर्क डन क्या होता है, आपको एरिया इनक्लोज्ड बोलना है, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड। अब वर्क आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता था कि आपको जो लूप मिल रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो W पॉजिटिव होगा कब, जब आपका लूप क्लॉकवाइज घूमेगा, और W आपका नेगेटिव होगा कब, जब आपका लूप एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब यही सेम चीज अगर मैं आपको VP ग्राफ बना के दे दूं, देखिएगा साइक्लिक प्रोसेस ही दूं मैं आपको, है ना, एक साइकिल बना के दे दूं, भैया साइकिल मतलब जहां से चले वहीं वापस लौट आए, ठीक है, ये आपका VP ग्राफ मैं दूं और सेम ग्राफ में बना दूं, तो इस वाले में आपका वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन अभी भी एरिया इनक्लोज्ड होगा। आप में से जिसको समझ नहीं आ रहा वो बेसिक से जा सकता है। कैसे, देखो बेसिक से अगर जाओगे तो देखो ये प्रोसेस का नाम रखते हैं A, ये B, ये C। तो जब आप A से B गए, आपने गैस को क्या किया, एक्सपेंड किया, आप ये इतना वर्क डन करें, बोलिए हाँ कि ना। जब A से B गए, B से C जब गए तो आपने कोई वर्क नहीं किया, कि किया? B से C में कौन सा वर्क किया आपने, कोई वर्क किया? B से C में तो आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कौन सा वर्क किया, तो जीरो वर्क किया। दिमाग मत खराब करना अपना भाई, B से C में कोई वर्क डन नहीं है, रीजन बीइंग आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है। C से A वाला जवाब देखोगे तो इसमें आप गैस को कंप्रेस करो, देखो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो C से A आ रहे हो, तो आपका वर्क डन क्या होगा, देखो ये पूरा एरिया होगा, देखो ऐसे ये वाला, यही तो होगा। अब जो भी आपका सुपर इंपोज हुआ वो गायब कर दो, ये वाला पोर्शन सुपर इंपोज हो रहा है, आप ये गायब करोगे, आपको एरिया लूप वाला ही तो मिल रहा है, एरिया ऑफ द लूप या एरिया इनक्लोज्ड। बोलिए, बेसिक से जाओगे तो समझ आएगा। अब इसमें कैसे किया जाए, अगर मैं आपसे इसमें पूछता, इतना बेसिक बताने के बाद मैं पूछूं इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वर्क डन नेगेटिव वाला ज्यादा था, पॉजिटिव वाला कम है, तो ओवरऑल जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से या कॉन्सेप्चुअली कैसे याद रखेंगे, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, ध्यान से सुनो, ये आपको याद करके रखना है। ट्रिक समझ लो, समरी समझ लो, जो समझ के समझना है समझ लो, पर भाई याद कर ले इसको, है ना। बहुत कम लोगों को वो समझ आता है जो हम बेसिक से बताते हैं, बेसिकली ट्रिक ही याद कर ले वरना गलती हो जाएगी। निगेटिव भाई इसका उल्टा कर दे बस, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला निगेटिव था, यहाँ पे क्लॉकवाइज वाला निगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज, देख ले उसका उल्टा ही है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, उल्टा। भाई जिसको बेसिक से समझना था उसको बेसिक से समझा दिए, और जिसको ट्रिक भी चाहिए तो उसको हमने ट्रिक दे दिया। अब ये जो चीजें हैं डब्बे वाली, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना, डब्बे में जो बंद है वो आपको याद हो, आपके शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल हो, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, VP ग्राफ है तो आपने कान खड़े कर लो, VP की हमने साइक्लिक प्रोसेस भी बता दी। अब देखो आपके दिमाग में चुल्लू मच रही होगी, सर बहुत ढेर सारे आपने ग्राफ हमें बताए थे, PT ग्राफ बताया था, VT ग्राफ बताया था, सर उसका क्या, वो भी आएंगे, टाइम आएगा वो भी आएंगे। और आपको याद हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखाया था, तो अगर आपको VT ग्राफ दिया गया है तो आप उसे इसमें कन्वर्ट करके तब निकालो। क्लियर, क्लियर है बात, आगे बढ़े। अब देखो हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम बताए हुए थे
क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी वर्गड़न के प्रोसेसेस थे हमने लगभग पढ़ लिए, जैसे जो भी आपका बेस हमको बनाना था वो हमने बनवा दिया आपका। अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर चलने वाले हैं, यानी उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हमने आपको केटीजी में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे अगेन हम वो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं और एकदम डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मुझे केटीजी की नॉलेज चाहिए। क्या आपने केटीजी रिवाइज किया है? बोलिए। देखो रिवाइज किया है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हालांकि हम आपको रिवाइज करा ही देते हैं केटीजी के बारे में। केटीजी में क्या क्या चीज़ें थी, कुछ कुछ फॉर्मूले थे, हम उनका यूज़ क्योंकि हम करने वाले हैं, ठीक, क्लियर। देखो आपको 3 चीज़ें पता हो। अच्छा केटीजी में हमने क्या क्या बताया था, पहले सुनो। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान सुनो, ये आप इसे समरी के रूप में लिखो और याद भी करो। समरी क्या है? देखो मोनो एटॉमिक गैस थी अगर आपके पास, देखो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस अगर बात करें तो जल्दी से मेरे भरने से पहले आप भरो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था। अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैस थी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था। अगर आपके पास ट्राई एटॉमिक गैस थी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था। ट्राई एटॉमिक में लीनियर का क्या था और ट्राई एटॉमिक में बेंट का क्या था। ट्राई एटॉमिक में बेंट का क्या था। अब यहाँ पे डाई एटॉमिक का हमने आपको एक स्टार पॉइंट बनवा के दिया था कि भाई डाई एटॉमिक नॉन रिजिड याद करने ना, जेई पूछ रहा है, मेन में 2 बार पूछा गया है, नॉन रिजिड का आपको याद करके रखना था। तो जल्दी बताइए मोनो एटॉमिक का कितना था? 3 था। ये एफ की बात हो रही है। मोनो एटॉमिक का एफ 3 था, डाई एटॉमिक रिजिड का आपका 5 था, ट्राई एटॉमिक लीनियर का आपका 5 था, ट्राई एटॉमिक बेंट का आपका 6 था, डाई एटॉमिक नॉन रिजिड का आपका 7 था। याद है? बताइए। क्योंकि सर आप अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है और हम चाहते हैं कि आपका यहीं पे चीजें तैयार हो जाए, रिवाइज आप कर लो, ठीक, क्लियर। फिर हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था सीवी, आपको बताया था सीवी, या आप एक रिलेशन पढ़े थे, मेयर्स रिलेशन करके था, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये था। अब यहाँ से आपको सीवी बराबर क्या मिला था? एफ आर बाई 2 मिला था, और यहाँ से आपको सीपी बराबर क्या मिला था? सीवी प्लस आर। जल्दी से लिखो कॉपी में, ये होना चाहिए। तो ये क्या था? एफ आर बाई 2 प्लस आर, आप कॉमन करोगे तो मिलेगा 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर। ये आपका सीपी था। और एक चीज़ आपको और बताई गई थी गामा, जो कि सीपी अपॉन सीवी था। अगर आप एक लाइन और ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एफ बाई 2 आर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर अपॉन में एफ आर बाई 2, यही तो होगा। अब आर से आपका आर कैंसिल हो गया, एफ बाई 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो गामा बराबर आपको मिल जाएगा 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू 2 बाई एफ। तो जब आप सॉल्व करोगे तो गामा बराबर क्या मिल रहा है? 1 प्लस 2 बाई एफ। तो ये जो डब्बे में मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको उन वैल्यूज को याद करके रखना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। बाकी तो हमने डेरिवेशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, डेरिवेशन वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये मुझे याद है मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया था। तो मैं आपको ये डब्बे वाली चीज़ें रख के बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। तो ये डब्बे वाली चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो आप, Cp बराबर 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर, ये हो जाएगा। और गामा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ। गामा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 बाई एफ। क्या होता है? गामा बराबर Cp बटे Cv, और ये होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। क्लियर? ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद हो, सारे के सारे बेसिक टर्म्स हैं, क्या आपको याद रह जाएगा। अब यहीं पे अगर आपको और ध्यान हो तो हमने Cp और Cv की वैल्यू गामा के टर्म्स में बताई थी। तो Cv क्या था आपका? याद है? Cv R अपॉन गामा माइनस 1 था। तो Cv आपका था R अपॉन गामा माइनस 1, और ये डब्बा एक और मिला। और Cp क्या था आपका? गामा R अपॉन गामा माइनस 1, एक डब्बा और मिला। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रिजल्ट याद है कि Cv अपॉन ये था, ये था, ठीक। फिर आपको ये चीजें आती। अब आप सीधे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में अब तक आपको क्या बताया? आपको हमने फर्स्ट लॉ बताया, डेल्टा क्यू बराबर यू
प्लस डब्ल्यू होता है। अब डेल्टा क्यू के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। आप किसी भी गैस को हीट कैसे कैसे दे सकते हो वो डिपेंड करता है। आप गैस को हीट दे सकते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप गैस को हीट दे सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ध्यान से सुनो पहले, अब डेल्टा क्यू की बात करते हैं हीट के बारे में। ये समरी है। अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें, डेल्टा क्यू की बात करें, आपका फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, ध्यान से समझना, पहला फॉर्मूला व्हेन क्या है, हीट, यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा दूंगा, या तो एक काम करो, इतना आप नोट कर लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको आराम से एक जगह लिख देता हूं। ये समझ आ गया, मिटा देता हूं, ये मिटा के। अब देखो उसी के नीचे आपको कॉपी में लिखना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये था डेल्टा क्यू, ये आपका है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और ये आपका है डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू के बारे में अभी हमने ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन फिर भी हम अभी कर लेंगे। डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट गिवन टू द गैस। अब हीट हम गैस को कैसे कैसे दे सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दे सकते हैं, दो केसेस है। तो अगर आपने पहले केस में बात की, हीट जो है अगर आपने दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बराबर एम, बताइए पहले आप, मेरे बताने के पहले, एन सी वी डेल्टा टी, याद आ रहा है, एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, अगर हीट, यही हीट आप दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका पहला फॉर्मूला मिला है। अब मेरे पास ढेर सारे मार्कर नहीं है, आपको इसी में देखना पड़ेगा। आप लेकिन अपने कॉपी में रंगी बिरंगी पेंसिल लिख सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में भाई। तो हीट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी। अब भाई यही दो तरीके थोड़ी ना हीट देने के, बताइए। आप गैस को एक डब्बे में बंद करके इन्हीं दो तरीके से हीट थोड़ी नहीं दे सकते हो, और भी तो तरीके हैं। सर कौन सा, क्योंकि ये नोट नहीं करना, समझना है, मैं बाकी वो फॉर्मूले वहां पे लिख दूंगा। मान लीजिए आपने एक कंटेनर में गैस भर दी, ठीक है। अब इस कंटेनर के नीचे आपने बॉइल्ड वाटर रख दिया, ऐसे कंटेनर के नीचे एक डब्बा रखा और डब्बे में आपने बॉइल्ड वाटर रखा है, उबलता हुआ पानी, समझे। ये आपका एडियाबेटिक बाउंड्री है ना। अब क्या होगा भाई, गैस का टेम्परेचर, ध्यान सुनो, अब हीट फ्लो करने वाले हो आप। मान लो गैस का टेम्परेचर कम हुआ और बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो हीट का फ्लो यहां से यहां भी तो हो जाएगा। यानी आपने गैस को हीट किस माध्यम से दी, हाँ याद आया कुछ, समझे। यानी यहां पे आप हीट का फॉर्मूला और भी क्या यूज कर सकते हो, पहला तो यूज कर सकते हो डेल्टा क्यू बराबर एम एल एफ और एम एल वी, ये भी यूज कर सकते हो। अरे भाई नीचे बर्फ रख दोगे तो ये यूज करोगे, बर्फ पिघल जाएगी। और अगर आपने ये वाला यूज किया तो ये दोगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला, क्लियर। अच्छा, एक तो ये हो गया, तीसरा वाला। चौथा वाला क्या हो सकता है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये भी तो हो सकता है कि आप गैस को हीट ऐसे दे दो, टेम्परेचर चेंज करा के, नीचे आप बर्नर लगा दो, एम एस डेल्टा टी, क्लियर है ना। ये चीजें, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, ध्यान सुनो, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आप किसी बॉडी से हीट ले रहे हो, ठीक है। ये कब आप ले रहे हो, व्हेन हीट आप जो ले रहे हो इज, एक होता है गिव, एक होता है टेक, इज गिवन स्लैश, है ना, ये तो टेकन फ्रॉम बॉडी। ये पहला वाला क्या था, आप नीचे बर्नर लगा रहे हो, बर्नर। यहां पे क्या है, आप किसी मटेरियल से हीट ले रहे हो, गर्म चीज है उससे हीट ले रहे हो, या आपकी गैस ज्यादा गर्म है, ध्यान सुनो, ये भी तो हो सकता है आपकी गैस ज्यादा गर्म हो, वो हीट दे। एग्जांपल के तौर पे सुनो, ये वाले फॉर्मूले पे फील आएगा। ये आपने एक कंटेनर में गैस भरा और कंटेनर का ये वाला जो पोर्शन है ये आपका डायाथर्मिक नहीं है, सिर्फ नीचे वाला डायाथर्मिक है, नीचे आपने बर्फ की सिल्ली रख दी। अब क्या होगा, आप कुछ देर बाद देख रहे हो सिर्फ आसपास का टेम्परेचर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर से बर्फ नहीं पिघल रही है, सिर्फ इस बात को समझो।
सिर्फ आपकी गैस पिघलेगी कब? सॉरी, जब आप गैस से हीट ले लोगे। आपने देखा कि कुछ देर बाद आपकी गैस से हीट निकली और इस बर्फ को पिघला दी। तो जो हीट गैस ने दी, देखो व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम बॉडी, अगर या टेकन फ्रॉम बॉडी है ना, गिवन फ्रॉम बॉडी, गिवन और टेकन, कुछ गलत है ना? अरे यार अंग्रेजी बैंड बच गई। व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम बॉडी और टेकन फ्रॉम बॉडी, तो कोई गिवन फ्रॉम बॉडी, हाँ सही है, हम खुद ही कंफ्यूज है। अगर हीट इस बॉडी से मिलती, जैसे नीचे आपकी बर्फ होती आइस, अगर आइस पिघल जाती, अगर आइस पिघल जाती तो इसको हीट कहाँ से मिली? इस गैस से मिली। गैस ने इसको हीट दिया, और जब गैस ने इसको हीट दिया, इसको पिघलाया, तो कितनी हीट गैस ने दिया भाई? Q बराबर LF यूज करते। अगर इसका उल्टा कर लो, आप यहां पे आप वाटर रखो और वाटर आपका क्या हो गया? जम गया, बर्फ बन गया भाई, बर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के अंदर की जो हीट थी उसे किसने यूज कर लिया? गैस ने। भाई आपकी फ्रिज तो यही काम करती है, पानी रखते हो फ्रीजर में तो वो क्या करती है? पानी के अंदर की एनर्जी को खींचती है और बाहर फेंक देती है। तो सेम चीज यहाँ पे, पानी के अंदर की एनर्जी को लिया और उसको बाहर फेंक दिया या अपने अंदर ले लिया, तो आपका पानी जम गया। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यही तो यूज करोगे, Q बराबर MLF। और अगर मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो आप ये यूज करते। समझे? चलो बहुत बढ़िया। इतना चीज समझने के बाद डेल्टा क्यू के इतने फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला आया, आपको मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? हाँ याद आ रहा है? डेल्टा यू का एक फॉर्मूला NFR डेल्टा T बाई 2, दूसरा फॉर्मूला NCV डेल्टा T। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, आपने CV के कितने फॉर्मूले पढ़े? सर हमने तो बहुत ढेर सारे पढ़े। तो क्या आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो? हाँ यूज कर सकते हैं। तो आप यूज करवाओ भाई, यूज करवाओ। क्या क्या हो सकता है? देखो डेल्टा यू बराबर, आप पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, CV की जगह पे क्या आ सकता है? NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। अब यहाँ पे काफी लोगों को झटका लगा होगा कि सर ये कैसे आ गया? ये समझ आया, ये भी समझ आ गया, थोड़ा सा आप समझाए थे सर ये कैसे हो गया। अब ये बड़बक अभी समझाए थे, CV बराबर क्या होता है? R अपॉन गामा -1 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बताए तो थे, तो वहां पर रखो ना यार, क्या परेशान कर रहे हो हमको? बच्चे की जान लोगे भाई। CV बराबर क्या होता है? R अपन गामा -1। अब यही दिक्कत होती है, आप में से काफी लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है कि CV बराबर ये भी होता है। तो आप क्या करते हो? आपको ये चीजें याद नहीं आती है। क्लियर? तो भाई यहाँ पे फॉर्मूले ढेर सारे हैं और आप परेशान बहुत ज्यादा होंगे। अब ध्यान से सुनो, हम CV की ये वैल्यू उठा के यहां भी रख सकते हैं। ध्यान सुनो, आपने CV की कितने फॉर्मूले पढ़े? आपने CV बराबर पढ़ा FR/2, आपने पढ़ा R अपॉन गामा -1। अब ध्यान से सुनो, ये जो CV की वैल्यू है वो यहां पे भी रख सकते हो, यानी आपको डेल्टा क्यू का और दो फॉर्मूले मिल सकते हैं। देखो डेल्टा क्यू, देखो CV के दो वैल्यूज आप यहां पे पुट करोगे तो आपको डेल्टा क्यू की FR/2 होता ना, हाँ, तो आपको डेल्टा क्यू के दो फॉर्मूले यहां से मिलेंगे। अच्छा CP वाला अगर यहाँ पे याद करो तो CP बराबर क्या होता है? 1 + F/2 इंटू R, और यही एक बताया था गामा R अपॉन में गामा -1। अब आप CP की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखोगे तो आपको एक डेल्टा क्यू का और फॉर्मूला मिलेगा। CP की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखोगे तो डेल्टा क्यू का एक और फॉर्मूला बनेगा। समझ पा रहे हो कि कितने ढेर सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं और कितनी ढेर सारी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे। देखिए बेसिक्स तो आप सीख चुके हो, पर फॉर्मूला याद भी तो होना चाहिए। समझे? क्योंकि अलग से क्या कहते थे, एक लाइन है उनकी बहुत ज्यादा आपने शॉर्ट्स में सुनी होगी कि भाई जो बोलता है कि रटने से कुछ नहीं होता, भाई रटना पड़ता है। हमने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा। आप एग्जाम के पहले 1000 चीजें रटते हो और आपको 800 चीजें, 1000 से कम चीजें मान लेते हैं, 800 चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में 500 चीजें पूछी जाएंगी। आपको ये चीज सारी चीजें याद हो, क्या पता एग्जाम में इनमें से कोई फॉर्मूला यूज हो ले और आपको याद ना है तो आपका नंबर तो चला जाएगा। तो आपको सब चीजें याद करके जाना है। ठीक, चलिए अब W का देखो, W के अभी तक हमने आपको सिर्फ दो फॉर्मूले बताए, दो क्या, दो ही समझ लो। पहला W बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब ये वाला अभी तक हमने आपको सिखाया नहीं है,
है ना। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी कहाँ सिखाया अभी तक? अभी तक हमने सिर्फ एक वाला पोर्शन सिखाया है कि वर्क डन आपको ग्राफ से देखना कैसे आए। आपको हमने वर्क वाला ग्राफिकल एनालिसिस सिखा दिया है, अभी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं सिखाया है। यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन है, प्रेशर का फंक्शन दिया जाएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे, निकल जाएगा। कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। क्लियर? ठीक। अब यहां के बाद अपनी कहानी शुरू होगी। देखो अब हम लोग अगेन वर्क ही की बात करेंगे। देखो आप सब कुछ समझ चुके हो, हम लोग वर्क की ही बात करेंगे इन डिफरेंट प्रोसेसेस। फिर हम आगे बात करेंगे जैसे अब कौन कौन सी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेसेस की। आइसोथर्मल एकदम लास्ट में बात कर लेते हैं। आइसोकोरिक की बात कर लेंगे, फिर आइसोबारिक की बात कर लेंगे, है ना। फिर हम आइसोथर्मल की बात करेंगे, फिर एडियाबैटिक की बात करेंगे, और फिर पॉलीट्रोपिक की बात करेंगे। हम इतनी ढेर सारी प्रोसेसेस की बात करेंगे और उन सब का डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, सब सीखेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि इन सब की क्या वैल्यूज हैं। तो पहले आप इतनी चीजें नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? क्या आपको ये सारी समरीज याद हो गई? अब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं, और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि जब भी मौका पड़ेगा इन बोर्ड पे जितने फॉर्मूलेज लिखे थे सब आप उस टाइम अचानक से याद करके सुना दोगे। जब जरूरत पड़े आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि सीपी आपको कहीं ना कहीं सवाल में डायरेक्टली ना दिया हो के आपको निकालने को बोल दे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे के रखा है तो आप निकाल लेना। चलिए अब आप हेडिंग डालिएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं आप सीख ही चुके हो, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब इसमें हम पहले जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि आइसोकोरिक है इसके बारे में बात करने वाले हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अपना नहीं मतलब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये क्या है? इन विच अ प्रोसेस इन विच ये थोड़ा पास हो गए हैं, देखो। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस, किसका वॉल्यूम भाई? गैस का वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक, आपको समझ आ रहा है ये कहां की बात कर रहे हैं? अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा लॉ था जहां पे आप गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखते थे? याद आया? बोलिए कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ था, बायस लॉ था, गैलिलियो लॉ था, अवोगाद्रोस लॉ था, कौन सा लॉ था? पढ़ चुके हो सब। अब हम बस समरी दे रहे हैं उन सबको रिपीट टेलीकास्ट करा के। V बराबर कांस्टेंट है, और आपको याद होगा पहले चीज तो ये है कि PV बराबर nRT होता था। अगर आप ध्यान से देखो V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, या आप बोलते थे कि P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरा इसका तरीका है लिखने का, या एक तरीका और होता था P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अब एक तो ये होता है, और एक तरीका और भी होता है, लिख लो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये दूसरी चीज थी जो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अभी तक बताया नहीं कौन सा लॉ है ये, बताओ भाई। तीसरी चीज इसका ग्राफ। अब ग्राफ में यहां पे हम पहले पीवी ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पीवी ग्राफ की, तो पीवी ग्राफ में भाई प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो पीवी ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, एक लाइन। अब या तो आपका प्रेशर बढ़ा सकते हो या आप प्रेशर घटा भी तो सकते हो यार, दोनों में से कोई एक हो सकता है पीवी ग्राफ में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, पीवी ग्राफ ये हो गया। दूसरा एक आता है ना पीटी ग्राफ, यहां से देखो पीटी ग्राफ, तो एक आता है अगला अपने पास ग्राफ पीटी, ये भी आपको पता हो, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। अब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ जो आपका होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है ना।
अब इस स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो सब चर्चा कर चुके हैं, जाना केटीजी रिवाइज करना, आपको सब समझ आएगा। यहाँ पे आपका ये स्लोप जो थीटा है वो क्या होता था, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की बात की थी। ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है ना, याद आ रहा होगा, 2 सवाल का रहता है V1 और V2 वाला, है ना। NR/V करोगे, स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थी। और क्या करें, हाँ तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कि भाई सिंस इन दिस प्रोसेस क्या इस प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज होगा, तो जनाबे अली नहीं होगा। और जब भाई नहीं होगा तो क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन भी 0 होगा। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ क्या होता है, वर्क डन 0 होता है। अरे खुद देखो ना, पीवी ग्राफ का एरिया ही तो आपको क्या देता था, वीपी ग्राफ नहीं बोल रहा, पीवी ग्राफ बोल रहा हूं। पीवी ग्राफ का एरिया आपको देता था वर्क, पीवी ग्राफ का एरिया भाई 0 आ रहा है ना। वर्क क्या होता था भाई, पीवी ग्राफ। तो यहां से एक लाइन और लिख सकते हो, ये रहा, यहां पे लिख दो, ऐसे यहां पे लिख दो। देखो 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 अगला स्टार पॉइंट इसी में। अब भाई मार्किंग कर लेना 1 2 3 करके, जो भी है। ये अपना पॉइंट नंबर 2 था, ये अपना पॉइंट नंबर 3 था ग्राफिकल एनालिसिस, ये अपना ग्राफिकल एनालिसिस पॉइंट 4 था, ये आपका पॉइंट 5 है, और मैं यहाँ पे पॉइंट 6 लिखने जा रहा हूँ। पॉइंट 6 क्या था, यही सेम चीज था कि भाई ग्राफ ऑफ पीवी, या ऐसा लिखते हैं पीवी ग्राफ, है ना। पीवी ग्राफ इस वाले में क्या आता है, 0 आता है। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ लिखना था, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या आता है, 0 आता है। ये भी आपका छठा पॉइंट हो गया, ठीक। जैसे मुझे याद है मैंने पूरा बोर्ड भर लिया, वैसे आप अपनी कॉपी भर लेना, तो बड़ा मजा आएगा सवाल करने में, ठीक। इतनी चीजें हो गई, अभी और है, रुको अभी और है, नोट कर लो पहले इसको, फिर मिटाऊं। हो गया, चलो 7वां पॉइंट जो इसका है वो ये है कि आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक का लॉ, कौन सा वाला, फर्स्ट। सर 0 भी पढ़ा है, उसका काम अब नहीं है। 7वां वाला, अगर हम बात करें फ्रॉम फ्लॉथ, सर ये फ्लॉथ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। TH को स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन चलो फ्रॉम फ्लॉथ क्या बताया आपने, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब वर्क डन तो 0 है, तो डेल्टा Q बराबर क्या हो गया, डेल्टा U। अब आपको क्या एक लाइन समझ आ रही है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आप गैस को जितनी हीट देते हो वही उसकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है। यही लाइन तो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि अभी कुछ देर पहले डेल्टा यू बराबर क्या बताया था, वहीं से तो फॉर्म लगाए थे, डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी होता है। तो आप जो हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होता है, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। क्या बात कर, इसीलिए बोला था रिवाइज कर लो। देखो आया कि नहीं आया वापस, ये चीज आया ना, ठीक है। अब वहां पे आप मुझे बताओ, अब पेज मत पलटना वरना बहुत मारूंगा, पेज मत पलटना। मुझे बताओ कि आपको और डेल्टा यू के कितने फॉर्मूले बताए गए थे। सर डेल्टा यू बराबर एक साथ एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, और बताओ और बताओ। सर डेल्टा यू बराबर अपने पास था, अटक गए महाराज, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1, ये तो बताए थे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे और एक ट्विस्ट है। क्या सर और ट्विस्ट है, हाँ ट्विस्ट ये है कि आप पढ़ रहे हो आइडियल गैस, इस वाले को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये खेला बिगाड़ कर सकता है। कौन सा खेला, देखो आप पढ़ रहे हो आइडियल गैस, और आइडियल गैस में तो आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगा ही सकते हो, क्या होता है पीवी बराबर एनआरटी। अब आप मुझे बताओ पीवी बराबर एनआरटी क्या हमेशा रहेगा कि कभी कभी रहेगा, तो हमेशा रहेगा। अब आप मुझे बताना कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, आप प्रेशर में चेंज करोगे तो इधर किस में चेंज होगा, टेम्परेचर में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा P इंटू वी बराबर एन आर डेल्टा टी, नहीं समझे, अरे प्रेशर में चेंज तो वो टेम्परेचर में चेंज होगा क्योंकि सब तो कांस्टेंट है। खुद बोल रहे हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही रहेंगे।
आर कांस्टेंट ही रहेगा, तो प्रेशर चेंज तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यानी आप एन आर डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू वी, और डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 इंटू वी, और यही बराबर किसके होगा, एन आर T2 माइनस T1 के। आप यहां से लिख सकते हो, तो डेल्टा यू बराबर एक फॉर्मूला और मिल रहा है आपको, P2 माइनस P1 इंटू वी अपॉन में गामा माइनस 1। मजा आया? क्या आपको इनमें से किसी भी एक पोर्शन में डाउट था? अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आपने पीछे वाली चीजों को रिवाइज किया है, हमारी बातों को माना है, तो आपको इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे साथ सवाल करोगे, हमसे पहले कर लोगे, हम बोलेंगे वीडियो पॉज करो और आप तुरंत सवाल कर लोगे, मैं ये आपको सिखा के कहता हूँ। लेकिन भाई आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक। चलो, हम बार बार आपको सिखा रहे हैं, ये चीज 4 बार लिख रहे हैं, आपको आलस नहीं करनी, आपको भी लिखना है। ये मत सोचना कि सर हम 4 बार तो लिख चुके हैं, लिखो, वरना भूल जाओगे, फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक। ये अपना पूरा क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस था, पूरा एवरीथिंग। डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको यहाँ पे 0 मिला, बोले थे ना कि आपको डब्ल्यू वाली चीजें सिखानी है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं मिला, तो क्या सिखाएंगे आपको। अब आगे बात करते हैं। अगला अपने पास सेकंड प्रोसेस होती है, सब कुछ बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, सब बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी जा रही है सब नोट करना है। चलिए, मजा आया भाई? मुझे तो बड़ा मजा आया। दूसरा जो प्रोसेस है वो कौन सा लिया जाए, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, अब ये कौन सा प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस, अरे सीधे लिखता हूं ना, अच्छा लिख देता हूं, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, प्रेशर इज कांस्टेंट। भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलो, बहुत बढ़िया। यानी अब यहां से आप बोल सकते हो कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो आप आइडियल गैस पढ़ चुके हो, है ना। अगर आइडियल गैस आप पढ़ चुके हो, आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी बराबर एनआरटी, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट था, पीवी बराबर एनआरटी। आपका पी कांस्टेंट है, तो आपको खुद पता चल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और स्लैश आप लिखते वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों चीजें तो सेम ही है। अब आप में से काफी लोग इसे ऐसे याद रखते हो, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, और करके आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। अब सेम फ्लो में चलना है। पहले हमने उसमें इस वाले की बात की थी, फिर इसकी बात की थी, फिर इसकी बात की थी, फिर हम आए थे ग्राफ के बारे में। तो भाई नीचे जगह नहीं है, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ग्राफ के बारे में तो क्या होगा, तीसरा अपना पोर्शन है ग्राफ। तो पहला ग्राफ अपने पास कौन सा होता है, पीवी ग्राफ। तो ये हो गया P, ये हो गया P। तो प्रेशर कांस्टेंट, भाई ये लाइन है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। सर दो ठो क्यों, ये एक्सपेंशन का, ये कंप्रेशन का है, ठीक। ये तो पीवी ग्राफ हो गया। अब वर्कडन क्या होगा, अब देखो यहाँ पे वर्कडन आएगा, देखो पहले बता दे रहे हैं, वर्कडन क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटू डेल्टा वी कर लेना, या तो एरिया अंडर द कर्व निकालना। तो यहाँ पे वर्कडन आपका ये हो जाएगा, ठीक। कोप्चे में बता दिए, पता होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा। अगला कौन सा इसमें ग्राफ बन सकता है, बताइए, क्या यहाँ पे पीटी ग्राफ बन सकता है? बन सकता है पीटी ग्राफ। अगर आप पीटी ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो भी ऐसे तो बनेगा यार, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो वो सेम ही रहेगा। तो सर कौन सा ग्राफ सीखना है, वीटी ग्राफ। कौन सा, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ भी आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। वीटी ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सर आपको कैसे पता, अरे यार अब ये भी बताना पड़ेगा, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होगा। ये भाई लीनियर इक्वेशन बन रही है, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होती है ना। अब वीटी ग्राफ में आपको ये वाली लाइन ऐसे सीधे मिलेगी,
इन डिटेल चर्चा की जा चुकी है सर। कहाँ पे? केटीजी में। तो सर यहाँ पे क्यों बता रहे हो? यहाँ पे ये हेडिंग डल चुकी है इसलिए बता रहे हैं। तो सर वहां पे क्यों बताए थे? क्योंकि वहां पे मुझे लॉज के बारे में बताना था। अब ये वाला जो ग्राफ है ये कब बन रहा है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया। फिर वहां पे हमने किसकी बात की थी? हमने ग्राफ की बात कर ली, हमने सब कुछ की बात कर ली। सर इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे? अरे भाई बताए तो P इंटू डेल्टा भी कर देना। अब VT वाला के सर अगर VT ग्राफ दिया हो तो सिखा देंगे, या तो इसको इसमें बदल देना। भाई देखो एक चीज समझना, आगे हम लोग यूज करेंगे। ये वाला ग्राफ अगर आपको मिल रहा है VT ग्राफ, आप इसे PV में ऐसे बना सकते हो। समझे? कन्वर्जन में सिखाए थे, याद करो लास्ट में ग्राफ ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में। ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं टेक्निक है, समझना कि भाई अगर आपको कभी भी VT ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, आप उसे अगर PV में कन्वर्ट करना तो ऐसे बना देना, सीख लो, वरना जब सिखाऊंगा तो सीखोगे ही। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा डेल्टा क्यू। हम जानते हैं फ्लॉथ के बारे में। फ्लॉथ फोर्थ है ना ये? हाँ फोर्थ है। फोर्थ में अगर हम लिखें फ्रॉम फ्लॉथ, फ्लॉथ मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे वर्क डन आपका जीरो नहीं है। अब डेल्टा क्यू आप क्या लिखोगे? हीट दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, आप फॉर्मूला लिखोगे NCP डेल्टा टी। सर डेल्टा यू बराबर भी कर दे NCP डेल्टा टी, बहुत मारेंगे। डेल्टा यू बराबर NCP डेल्टा टी मत लिखना, डेल्टा यू का फॉर्मूला ही आपका होता है NCV डेल्टा टी। क्या होता है? NCV डेल्टा टी। सर वर्क डन अभी सिखाए P इंटू डेल्टा वी, या तो ये कर लेना, अलग अलग सिखा दे क्या? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। अब देखो डेल्टा क्यू का यही एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा, NCP डेल्टा टी। ठीक है, अब CP के डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये मिलेगा या तो और करके एक तरीका और हो सकता है। NCP डेल्टा टी की जगह पे आपको CP का फॉर्मूला याद है? हाँ, N गामा R डेल्टा टी अपॉन में गामा -1, और ये क्या था? N R डेल्टा टी अपॉन में गामा -1। इनको भाई साहब को ऐसे छोड़ दो, क्योंकि इनके बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तो पढ़ा है, एक चीज पढ़ा है, ध्यान से सुनो, पढ़ा हुआ है, ये मिटा दूं, ये थोड़ी सी जगह चाहिए, नीचे समझा देता हूं। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस में ये लॉ तो हमेशा होल्ड करेगा ना, बताइए। तो PV बराबर nRT। अब आप खुद बताओ, खुद बोल रहे हो कि प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम जब चेंज करोगे तो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो P इंटू डेल्टा V बराबर होगा NR डेल्टा T। यानी आप P इंटू डेल्टा V की जगह पे NR डेल्टा T भी लिख सकते हो, ठीक है? या NR डेल्टा T की जगह पे आप P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? बताइए। तो यानी क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगला, अब यहाँ पे वो कोई जरूरत नहीं है, और करके अगला फॉर्मूला, अगला कॉन्टेक्स्ट। CP का एक फॉर्मूला और आपको बताए थे, क्या था? याद आ रहा है? 1 + F/2 इंटू R, यही था। तो आप CP की ध्यान से सुनो, यहां से यहां आ रहे हैं, इसके बाद नहीं जा रहे हैं, यहां से यहां है, अब यहां से यहां जा रहे हैं। तो CP का फॉर्मूला क्या बताते हैं? 1 + बताओ 2/F की F/2, F/2 इंटू, देखो गलती ना करें हम, R डेल्टा टी, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पे अपान में कुछ नहीं आएगा, सर गामा -1 कर दो, नहीं, हम यहां से डायरेक्टली यहां है, CP की वैल्यू 1 + F/2 इंटू R। ठीक, चलो भाई ये बताओ CV की वैल्यू क्या होती थी? NFR डेल्टा T/2, यही तो होगा। CV की वैल्यू FR/2। अब आप मुझे खुद बताओ P डेल्टा V की जगह पर क्या आप NR डेल्टा T नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, अभी बताए, आइडियल गैस है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक चीज समझो, NR डेल्टा T की जगह पे आप P इंटू डेल्टा V भी तो लिख सकते हो। बोलियो सर इतने ढेर सारे माथा बच्ची, देखो रटना नहीं है, सीखना है। हम आपको कैसे सिखा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक।
सिखाए जा रहे हैं ना, वैसे आपको भी सीखते हुए चलना है। पहली बार है, इरिटेट हो रहे होगे, अगर ऐसा बोले तो बहुत मारेंगे, 4 बार यही चीज बता चुके हैं। देखो और मैं करूँ, और मैं ये फॉर्मूला में आप ध्यान से सुनो। मैं अच्छा एक काम करता हूँ, आप ज़्यादा इरिटेट ना हो तो मैं आपको अच्छे से ये मिटा के समझा देता हूँ। देखो वही चीज़ है पर मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, इसमें शायद आपको ज़्यादा समझ आए, आप ज़्यादा इरिटेट ना हो। देखो आप फ्लॉथ से क्या सीखे हो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू के कितने फॉर्मूले जानते हो, बस वो आपने यहाँ पे लिख दो। देखो डेल्टा क्यू क्या होता था, हीट देते थे, और हीट का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता था, एन सी पी डेल्टा टी। क्योंकि यही वाला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप हीट को दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर में। अब सीपी के कितने फॉर्मूले जानते हो, सर बहुत ढेर सारे, पुट करो। पहला था 1+F/2 इंटू आर, तो यहां पे हमने वो पुट कर दिया सीपी की जगह पे। अगला क्या हो सकता है, अगला देखो एक फॉर्मूला ये मिला, एक फॉर्मूला ये मिला, अगला एन सीपी की एक वैल्यू और बताओ जल्दी से, गामा आर अपॉन में गामा -1, ये सीपी ही की तो वैल्यू है ना, डेल्टा टी सीपी की वैल्यू, ये मिल गया। अच्छा ये 3 फॉर्मूले आपको डेल्टा क्यू की मिले। डेल्टा यू क्या भाई, एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, या तो एम एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, ये होता है, दोनों तो सेम है। ठीक है, अब सीवी का एक और तरीका बताया था इस वाले के टर्म्स में, गामा के टर्म्स में, तो क्या होगा बताइए, एन आर डेल्टा टी अपॉन में गामा -1। अब आपको पिछले यही भी लिखा था कि एन आर डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी इंटू डेल्टा वी, क्योंकि आपका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, तो हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी अपॉन में गामा -1। और यहाँ पे वर्क का भाई, तो वर्क का एक ही फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा वी, और या तो एन आर डेल्टा टी, दैट्स इट। ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब सवाल आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करवा दे वो आप जानो, लेकिन आप तब जानोगे जब आपको इतनी ढेर सारी चीजें पता हो, है ना। अरे यार ये लड़ाई है आपको, अब आप लड़ाई करने गए, सामने वाला कौन सा हथियार मारेगा आपको पता तो होना चाहिए। जैसे मान लो आप अर्जुन हो और आप कर्ण से लड़ाई करने गए हो, अब कर्ण सामने से कौन सा हथियार चलाएगा आपको उसका तोड़ तो पता हो, अगर नहीं पता होगा तो तुम घायल हो जाओगे, कहीं मर मुरा गया और दिक्कत हो जाएगी। बड़े आए, इसलिए सीख के जाओ। यह समझ आ गया, इतने ढेर सारे फॉर्मूले, ठीक है सीख लिए ना, चलो बहुत बढ़िया, सीखे बहुत बढ़िया। अब देखो अगला, रिवाइज कर लेना भाई, रिवाइज कर लेना। एक चीज यहीं पे आपको मैं दिखाता हूं, मेयर्स रिलेशन, ये आपके सामने से चला गया है, और आपको हम बताया था सीपी माइनस सीवी बराबर आर का जो प्रूफ है वो हम कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। आप इसी वाले रिलेशन को देखो, आप क्या पढ़े, एन सी पी डेल्टा टी, अच्छा मैं लिख देता हूं दोबारा से अगेन, आप क्या पढ़ते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बढ़िया से लिखना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक लिख दिए। एट, या ऐसा लिखो, इन आइसोकोरिक सॉरी इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी, और आइसोबारिक हो कोरिक हो कितनी भी प्रोसेस पढ़ लो, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा होगा एन सी वी डेल्टा टी, और आपको पता है कि ये होता है पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी। और अभी आप सीखे है ना कि एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी। काफी लोग को मिल रहा होगा, एन से एन, एन कैंसिल, देखो डेल्टा से मत कैंसिल करना, डेल्टा टी से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, आपको क्या मिल रहा है, सी पी बराबर सी वी प्लस आर, या सी पी माइनस सी वी बराबर आर। ये क्या है, प्रूफ है, या आप इसे बोल सकते हो मेयर्स रिलेशन, है ना, क्या है, मेयर्स रिलेशन का प्रूफ है। बड़ा मजा आया सर, सही में आया, ठीक है। अच्छा एक डाउट कि हम इसे निकाल रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेसेस के लिए,
क्या वैलिड सबके लिए? हाँ, हम भले आइसोबारिक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, हम इसे आइसोथर्मल से भी निकाल सकते हैं। ये वाला रिलेशन आइसोथर्मल से भी निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, ये छोटा सा हो रहा है। तो ये वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। जरूरी नहीं है कि आइसोबारिक से निकालो तो आइसोबारिक के लिए लगे, सबके लिए वैलिड है, सारी प्रोसेस के लिए। चाहे अभी हमने आइसोकोरिक पढ़ा उस वहां पे भी वैलिड है, चाहे हम पढ़ रहे हैं आइसोबारिक वहां के लिए वैलिड है, चाहे आइसोथर्मल पढ़ेंगे वहां पे, आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक पढ़ेंगे वहां पे भी ये जो फॉर्मूला है मेयर्स रिलेशन आपका वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक की चीजें आपको समझ आई? देखिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, पर आपको जाते जाते एक रिकमेंडेशन या आपको एक एडवाइस देते हुए जा रहा हूं या आपको रिकमेंड करते हुए जा रहा हूं कि भाई आज का लेक्चर आपको जो भी पढ़ाया गया है याद हो जाए, जितने भी फॉर्मूलेज बताए गए सब बढ़िया से याद हो जाए। अभी आपने साथ ही में नोट्स बनाए होंगे, एक बार आप जब अगले लेक्चर में आना इन सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करते हुए आना। मैं हर बार बोल रहा हूं, जब कभी भी आप पिछली क्लास अगली क्लास अटेंड करो तो पिछली क्लास आप क्या करके आओ, रिवाइज करते हुए आओ, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई सी भी क्लास हो, और आपको क्लास में ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।